तो दोस्तों आज हो गया 30 जून 2021। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी बताया समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में सीपीएम और कांग्रेस खत्म हो गई है। आपको बता दें कि मंगलवार को बंगाल भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने सीपीएम और कांग्रेस पर वार करते हुए आगे कहा है कि हम तो 3 से 77 तक पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि वहीं विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर जेपी नड्डा ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा हिंसा महिलाओं के खिलाफ हुई है, वो भी एक महिला मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। उन्होंने कहा है कि यदि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तो हम किस प्रकार के शासन के साथ लोगों की सेवा कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने आगे कहा है कि जहां भी टीएमसी है वहां हिंसा है। पुडुचेरी, केरल, तमिलनाडु, असम में भी चुनाव हुए लेकिन चुनाव के बाद कोई हिंसा नहीं हुई क्योंकि वहां टीएमसी नहीं थी। नड्डा ने ममता बनर्जी सरकार को घेरते हुए कहा कि वैक्सीन पर भी अगर घोटाला हुआ है तो वो पश्चिम बंगाल में हुआ है। दूसरी बड़ी खबर, देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 37,012 नए मरीजों की पहचान हुई है, जिसमें 56,985 ठीक हो गए हैं और 907 लोगों ने इलाज के दौरान अपना दम तोड़ दिया है। आपको बता दें कि 17 मार्च के बाद यानी 103 दिन में पहली बार ऐसा हुआ है जब केस 38,000 से कम आए हैं। इससे पहले 17 मार्च को 35,838 केस सामने आए थे। वहीं आपको बता दें कि देश के 10 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। इनमें पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा और पुडुचेरी शामिल हैं। यहां पिछले लॉकडाउन जैसे ही कड़ी प्रतिबंध लगाए गए हैं। तीसरी बड़ी खबर, कोरोना के बीच संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलने के आसार है। कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने इसकी सिफारिश की है। करीब 1 महीने के सत्र में 20 बैठकें होंगी। आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है। मानसून सत्र के दौरान पूरे संसद परिसर में कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि सत्र में शामिल होने वाले सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लग चुकी होगी। तो वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 18 जून को बताया था कि मानसून सत्र की सारी तैयारियां हो गई है। आपको बता दें कि 445 सांसदों को वैक्सीन लग चुकी है। सचिवालय के सभी कर्मचारियों का भी वैक्सीनेशन हो गया है। चौथी बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में दिल्ली वाला दांव चला है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ में एक रैली को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने 3 बड़े चुनावी वादे किए हैं। पहला, हर परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री। दूसरा, पुराने घरेलू बिल माफ। तीसरा, 24 घंटे पावर सप्लाई। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि गरीबों के बिजली के बिल 70,000 रुपये आ रहे हैं। उनका क्या दोष है? जिनके कनेक्शन काट दिए जा रहे हैं उनके कनेक्शन जोड़े जाएंगे। पुराने घरेलू बिजली के बिल माफ होंगे। 5वीं बड़ी खबर, पंजाब कांग्रेस में नाराज चल रहे पार्टी नेता नवजोत सिंह सिद्धू से राहुल गांधी की मुलाकात नहीं हो पाई है। दरअसल मंगलवार को पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी के घर पहुंचने से पहले राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत में इस बात की पुष्टि की है। दरअसल पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। सोमवार से ही मीडिया में ऐसी खबरें आ रही थी कि नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब से दिल्ली पहुंचेंगे और मंगलवार को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात भी कर सकते हैं। ये भी कहा जा रहा था कि इस मुलाकात में सिद्धू अमरिंदर सिंह को लेकर अपनी बात शीर्ष नेतृत्व के सामने रखेंगे। इस बैठक को लेकर कहा जा रहा था कि मीटिंग के दौरान सिद्धू की नाराजगी को भी दूर करने का प्रयास पार्टी आलाकमान की तरफ से किया जाएगा। छठी बड़ी खबर, यूपी चुनाव को लेकर बिहार में राजनीति तेज हो गई है। इसको लेकर प्रदेश के सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी चुनावी रणनीति बना रही है। इसी क्रम में मंगलवार को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने घोषणा कर दी है कि जेडीयू यूपी विधानसभा के चुनाव में अपना प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे ये अभी तय नहीं है, लेकिन हम इस बार यूपी विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे ये तय है। आपको बताते चले कि वर्ष 2022 की शुरुआत में देश के 5 राज्यों में एक साथ विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन पूरे देश की नज़र उत्तर प्रदेश इलेक्शन पर टिकी हुई है। 7वीं बड़ी खबर, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी ने रविवार को उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। असदुद्दीन अवैसी का उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर की भारतीय सोहेलदेव समाज पार्टी के साथ गठबंधन है। इसके अलावा किसी और पार्टी से गठबंधन की बात नहीं हुई है। कुछ दिनों से चर्चा थी कि असदुद्दीन अवैसी की पार्टी बीएसपी के साथ गठबंधन हो सकता है, लेकिन मायावती ने अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान करके इन अटकलों को विराम दे दिया है। आपको बता दें कि असदुद्दीन अवैसी के इस ऐलान के बाद यह सवाल उठना लाजमी है कि उत्तर प्रदेश में वो किसकी पालकी ढोएंगे और किसके जनाजे को कांधा देंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में पिछले 4 साल से बीजेपी सत्ता में है, लेकिन असदुद्दीन अवैसी जब यूपी में कोई रैली करते हैं तो उनके निशाने पर मुलायम सिंह यादव और उनका परिवार होता है। एमआईएम अगर चुनाव लड़ती है, अकेले चुनाव लड़ती है तो बीजेपी को फायदा होगा। ये सब बातें पुरानी हो गई। कई बार इस तरह की बातें उठी, हर इलेक्शन में बातें की जाती हैं। हकीकत ये है कि आप एक तीर से कई बार शिकार नहीं कर सकते, आपको तीर बदलना होगा।
ये जितनी पार्टियां इल्ज़ामात लगा रही हैं MIM के ऊपर, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे कोई और पार्टी हो, चाहे कोई और पार्टी हो, दरअसल ये सब एक दूसरे पर भी यही इल्ज़ाम लगा चुके हैं। जब ये साथ होते हैं तो दोस्त होते हैं, और जब ये अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो ये एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि फलां की वजह से बीजेपी जीत गई, फलां की वजह से बीजेपी जीत गई। मैं सिर्फ एक गुजारिश कर रहा हूं कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से इस बात की दहशत रहती है कि मजलिस सवाल बहुत पूछती है। आज जो एक बड़ा सवाल है वो ये है कि जब 2012 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो जारी हुआ था, चुनावी घोषणा पत्र, उसमें अखिलेश जी ने कहा था कि चुनाव जीतने के बाद मुसलमानों को 12% आरक्षण दिया जाएगा। पूरा 5 साल गुजर गया, कोई आरक्षण नहीं दिया गया, और उल्टा बजाय नौकरियों में आरक्षण देने के समाजवादी पार्टी ने जो उनकी पार्टी के अंदर जो दावेदारी और उम्मीदवारी थी विधानसभा की और लोकसभा की, कारपोरेशन की, उसमें समाजवादी पार्टी के टिकट कम कर दिए और यादवों की तादाद बढ़ा दी। जिसकी तादाद कम उसको टिकट ज़्यादा, और जिसकी तादाद ज़्यादा और जिसकी वजह से सरकारें समाजवादी पार्टी की वजूद में आती हैं, उनको किसी तरह से कोई भी ना तो आरक्षण दिया जा रहा है, ना उनको इज्जत दी जा रही है, ना हक दिया जा रहा है। सवाल तो हम पूछेंगे। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि समाजवादी पार्टी के सभी लोगों से, चाहे वो जिले के लोग हों, नगर के लोग हों, वार्ड के लोग हों, प्रदेश के लोग हों, राष्ट्र के लोग हों, जहां इनकी मीटिंग लग रही हो वहां इनसे सवाल कीजिए कि कहां है हमारा आरक्षण, कौन सा आरक्षण दे रहे हैं आप? आपने वादा किया था, आपने आरक्षण क्यों नहीं दिया? और मैं मीडिया कर्मियों से, मीडिया के जरिए से, समाचार पत्रों से, सभी मीडिया हाउसेस के जरिए से सवाल पूछ रहा हूं अखिलेश यादव जी से कि 2012 से 17 तक की सरकार में तो आपने आरक्षण नहीं दिया। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये जो नया घोषणा पत्र आप जारी करने जा रहे हैं अभी 2022 के चुनाव के लिए, क्या इस चुनाव में आप फिर से ये वादा करेंगे मुसलमानों से कि आप मुसलमानों को अगली सरकार अगर बनती है तो क्या उसमें आप आरक्षण देंगे? आप क्या मुसलमानों के आरक्षण के पक्ष में हैं? और अगर अब से आरक्षण का वादा कोई भी पार्टी करती है तो वो उस वादे को सिर्फ वादे तक रखेगी या जमीन पर लागू करेगी? हम सवाल पूछते हैं, हम इसलिए कड़वे हैं, हम सवाल पूछते हैं इसलिए हम आंखों में गड़ते हैं।